Hello students, welcome to the my YouTube channel Peak Knowledge 2। Peak Knowledge 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे रीति या विधि सूचक वाक्य से रिलेटेड कुछ और हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। इसके पहले हमने कुछ वीडियो रीति और विधि सूचक वाक्य से संबंधित हमने डाला है, उसको आप देखेंगे। यहाँ पे ये कुछ वाक्यों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का वजन का बोध होता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के वजन का बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस बच्चे का वजन 9 पाउंड है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, इस बक्से का वजन 1 टन है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, यानी कैसे हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे मैं रूल ऑफ ट्रांसलेट लिख दे रहा हूँ। रूल ऑफ ट्रांसलेट यानी इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद से हम वेट यानी वर्ब को रखते हैं। वर्ब जिसमें वेट आता है, और ये उसके बाद से हम क्या करते हैं, उसके बाद से हम नाउन को रखते हैं। नाउन जिसमें वेट आता है, यानी नाउन में वेट को हम रखते हैं। तो दो तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे एक तरीका और मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करते हैं। उसके बाद से हम नाउन को रखते हैं। नाउन जिसमें वेट आता है, वेट को रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, इस बच्चे का वजन 9 पाउंड है। इस बच्चे का वजन 9 पाउंड है। तो यहाँ पे इस बच्चे यानी यह बच्चा ये सब्जेक्ट है। इस बच्चे का वजन, तो इस बच्चे का वजन 9 पाउंड है। तो पहले बनाएंगे यह बच्चा जो है 9 पाउंड का है। इसका मतलब यानी इसको हम कैसे और बोल सकते हैं कि यह बच्चा जो है 9 पाउंड का है, या इस बच्चे का वेट जो है 9 पाउंड है। तो दोनों तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो पहले को हम बनाते हैं यहाँ पे। तो पहले को हम बनाएंगे दिस बेबी। यहाँ पे बेबी का यूज होगा, छोटे बच्चे की बात हो रही है। दिस बेबी यहाँ पे वेक्स का यूज करेंगे, उसके बाद नाउन को रखेंगे यानी 9 पाउंड यानी वेट को रखेंगे यहाँ पे। तो 9 पाउंड्स हो जाएगा। 9 पाउंड्स। दूसरे तरीके से हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे वेक्स के स्थान पे हम क्या करेंगे, दिस बेबी। अब दिस बेबी ये क्या है, सिंगुलर है। दिस बेबी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ यहाँ पे हम इज यानी है के लिए हम इज का यूज करेंगे। तब यहाँ पे वेक्स यहाँ पे
का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर हम इज का यूज करेंगे, इज एम आर में से अगर किसी का यूज करते हैं तब हम वेक्स का यूज नहीं करेंगे। तो दिस बेबी यहाँ पे सिंगुलर है, तो दिस बेबी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे। दिस बेबी इज 9 पाउंड्स, 9 पाउंड्स, 9 पाउंड्स। इसी तरह दूसरे को बनाते हैं। इस बक्से का वजन 1 टन है, यानी यह बॉक्स जो है 1 टन का है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह बॉक्स जो है 1 टन का है, तो या इस बक्से का वजन 1 टन है। तो दिस बॉक्स, दिस बॉक्स, दिस बॉक्स, दिस बॉक्स, और ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो है के लिए हम इज का यूज करेंगे। इज, इज 1 टन लिखा हुआ है, 1 टन लिखा हुआ है, तो 1 टन या 1 टन हम लिख देंगे, 1 टन। दिस बॉक्स इज 1 टन या 1 टन, 1 यहाँ पे 1 लिख लीजिए, 1 सुटेबल रहेगा, 1 टन। यहाँ पर भी इज के स्थान पे हम, इज के स्थान पे हम वेक्स का यूज कर सकते हैं। दिस बॉक्स वेक्स 1 टन या दिस बॉक्स इज 1 टन, यानी यह बॉक्स जो है 1 टन का है, या इस बक्से का वजन 1 टन है। अब दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को, दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं। तो दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं कि दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसको हम देखते हैं, जैसे किसी वस्तु की लंबाई या चौड़ाई, किसी भी वस्तु की लंबाई या चौड़ाई, यानी साइज, लंबाई या चौड़ाई को हम कैसे व्यक्त करते हैं, हिंदी में कैसे व्यक्त करते हैं और उसको इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई को हिंदी में कैसे हम हिंदी में उसको लिखते हैं और हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि यह नदी, यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है, 100 किलोमीटर। यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है, यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है। और दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, वह 5 फुट 6 इंच लंबी है, 6 इंच लंबी है, वह 5 फुट 6 इंच लंबी है। तो इंग्लिश में कैसे इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं लिख दे रहा हूँ, रूल ऑफ ट्रांसलेट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या आर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर का यूज करते हैं। उसके बाद से हम मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट को रखते हैं,
मेजरमेंट को हम यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस साइज या मेजरमेंट, साइज या मेजरमेंट जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने लिया हुआ है, यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है। तो पहले हम बनाएंगे यह नदी है, यह नदी है। तो दिस रिवर, पहले को हम बनाएंगे दिस रिवर, दिस रिवर, और सिंगुलर है दिस रिवर, एक नदी की बात हो रही है तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम जो है के लिए इज का यूज हम यहाँ पे करेंगे, है के लिए इज का यूज करेंगे। दिस रिवर इज, दिस रिवर इज 100 किलोमीटर लंबी है, 100 किलोमीटर लंबी है। तो 100 किलोमीटर लंबी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 किलोमीटर लंबी का मतलब क्या है, यानी 100 किलोमीटर लंबी। तो ए 100 किलोमीटर्स लॉन्ग, ए 100, ए 100 किलोमीटर्स, किलो लॉन्ग। दूसरे को हम यहाँ पे बनाते हैं, वह 5 फुट 6 इंच लंबी है, वह 5 फुट 6 इंच लंबी है। तो पहले बनाएंगे वह है, वह है, वह किसके लिए आया है, स्त्री के लिए आया है, तो शी इज हो जाएगा, शी इज, शी इज, वह है 5 फुट, 5 फुट, 5 फुट 6 इंच लंबी। तो 5 फुट 6 इंच लंबी, तो यहाँ पे लंबी की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, लंबी की अंग्रेजी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 5 फुट 6 इंच यानी वह है 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 6 इंच। तो 5 फुट 6 इंच से ही पता चल जा रहा है, पता चल जा रहा है कि उसके लंबाई के विषय में बात हो रही है। तो यहाँ पे लंबी की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। 5 फीट 6 इंचेज, शी इज 5 फीट, 5 फीट 6 इंचेज, 6 इंचेज, शी इज 5 फीट 6 इंचेज, वह 5 फुट 6 इंच लंबी है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। यह 100 फीट, 100 फीट ऊंचा है, यह 100 फीट ऊंचा है, यह 100 फीट ऊंचा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पहले बनाएंगे यह है, यह है, यह 100 फीट ऊंचा है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे इट इज का यूज करेंगे, इट इज, इट इज 100 फीट यानी 100 फीट। तो ए 100 फीट हाई, ए 100 फीट हाई, ये हो जाएगा ए 100 फीट हाई। यह 100 फीट ऊंचा है, इट इज ए 100 फीट हाई, यह 100 फीट ऊंचा है। अब दूसरे सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं, दूसरे सेंटेंसेस को यानी दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे लेते हैं, दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे लेते हैं, दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को, यानी किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई
इस प्रकार व्यक्त की जाती है। जैसे तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेकर के कि किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं और उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कोठरी 10 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। तो इससे जो है लंबाई और चौड़ाई का भाव व्यक्त होता है। लंबाई और चौड़ाई का भाव, यानी किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई इस तरह से व्यक्त की जाती है, लंबाई और चौड़ाई। यह मकान 100 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। तो इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट में, रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम इज या आर को रखते हैं। इज सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर को रखते हैं। उसके बाद हम लेंथ प्लस बाई प्लस विड्थ विथ चौड़ाई, यानी लंबाई, उसके बाद से लंबाई की अंग्रेजी, उसके बाद से बाई रखते हैं, उसके बाद से चौड़ाई की अंग्रेजी हम रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार हम इज या आर का यूज करते हैं। उसके बाद से लंबाई की अंग्रेजी रखते हैं, उसके बाद से बाई का यूज करते हैं, उसके बाद से चौड़ाई की अंग्रेजी हम रखते हैं विथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले को हम यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यह कोठरी 10 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। कोठरी, केवल कोठरी दिया हुआ है, कोठरी 10 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। तो यहाँ कोठरी का मतलब क्या, रूम से मतलब है ना, रूम से मतलब है कोठरी 10 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। तो यहाँ पे दिस का भी यूज कर सकते हैं या फिर द रूम हो जाएगा। यहाँ पे पहले को हम बनाएंगे द रूम, द रूम। तो यहाँ पे द रूम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है क्योंकि एक कोठरी की बात हो रही है, एक कोठरी की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ इज का यूज करेंगे। द रूम इज, द रूम इज 10 फीट लंबी, 10 फीट लंबी। तो 10 फीट, 10 फीट, 10 फीट। और यहाँ पे ये लंबी की अंग्रेजी, लंबी की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे और चौड़ी की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। लंबी की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे और चौड़ी की अंग्रेजी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। केवल हम लिखेंगे 10 फीट, 10 फीट बाई 10 फीट बाई 10 फीट बाई 8 फीट, 10 फीट बाई 8 फीट। तो द रूम इज 10 फीट, 10 फीट बाई ये 10 फीट तो क्या है, 100 फीट लंबा, यानी लेंथ के लिए हमने ये 10 फीट लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 फीट लंबा, 100 फीट लंबा। तो लेंथ, ये लेंथ हो गया और लेंथ यहाँ पे कितना है, 100 फीट, 100 फीट। तो यहाँ पे सॉरी 100 फीट कह रहे हैं, 10 फीट, 10 फीट यहाँ पे दिया हुआ है, 10 फीट। तो 10 फीट हो जाएगा, 10 फीट। उसके बाद से बाई का यूज करेंगे और
चौड़ी कितनी है, तो यहाँ पे 8 फीट बता रहा है, 8 फीट। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 फीट, 8 फीट, 8 फीट। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे इज के स्थान पर, इज के स्थान पर हम मेजर का भी यूज कर सकते हैं। इज के स्थान पर हम मेजर का भी यूज हम कर सकते हैं, मेजर का भी यूज हम कर सकते हैं। जैसे इसी को मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे, द रूम, द रूम सिंगुलर है तो मेजर्स हो जाएगा, मेजर्स 10 फीट बाई 8 फीट, 10 फीट, 10 फीट बाई 8 फीट, 10 फीट बाई 8 फीट। दूसरे को बनाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है यह मकान 100 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। दूसरे को यहाँ पे बनाते हैं तो पहले बनाएंगे यह मकान है, यह मकान है। तो दिस हाउस, दिस, यह की अंग्रेजी दिस, मकान की अंग्रेजी हाउस, दिस हाउस, दिस हाउस, दिस हाउस। एक मकान की बात हो रही है तो यहाँ पे है की अंग्रेजी हम इज रखेंगे, इज भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मेजर का भी, इज के स्थान पे हम मेजर्स का भी यूज कर सकते हैं, इज के स्थान पर मेजर्स का भी यूज किया जा सकता है। तो दिस हाउस इज 100 फीट लंबा, 100 फीट लंबा, कितना लंबा है 100 फीट। तो ए 100 फीट, यहाँ पे लिखेंगे ए 100 फीट, ए 100 फीट। उसके बाद से बाई का यूज करेंगे, बाई। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ा 80 फीट, 80 फीट। तो ये हो जाएगा आपका 80 फीट, 80 फीट, 80 फीट। दिस हाउस इज ए 100 फीट बाई 80 फीट। तो ऐसे वाक्यों में फिट के बदले फुट का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन फिट जो है, फिट, फिट ज्यादा प्रचलित है, इसलिए फिट का ही आप यूज करें, ठीक है, ये सुटेबल है। फिट ज्यादा प्रचलन में है तो फुट के बदले हम फिट का ही यूज करते हैं। और ऐसे वाक्यों में इज और आर के बदले हम मेजर का भी प्रयोग, इज और आर के बदले, इज और आर के स्थान पर या इज और आर के बदले हम मेजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इज और आर, इज और आर ज्यादा जो है पॉपुलर हैं, ज्यादा लोकप्रिय हैं, ठीक है, ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो आप इज और आर का ही यूज आप ज्यादा करें, ठीक है। चलिए अब कुछ दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं, दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं, उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं उसको हम देखते हैं। इस सेंटेंस को यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इस कलम की क्या कीमत है, इस कलम की क्या कीमत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे, तो इस कलम की क्या कीमत है, सबसे पहले हाउ मच का यूज, हाउ मच का यूज, यानी यह पेन कितने की है, या इस कलम की कीमत क्या है, या यह पेन कितने की है, हम ऐसे भी बोलते हैं यह पेन कितने की है। तो यहाँ पे हाउ मच का यूज, रुपीज के लिए यहाँ पे हम हाउ मच का यूज हम यहाँ पे करेंगे, हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मच, हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मच। उसके बाद से है कि अंग्रेजी इज लगाएंगे, इज, इज दिस पेन, दिस
दिस पेन, यह पेन कितने की है, या इस पेन की कीमत क्या है, या इस पेन की क्या कीमत है। हाउ मच इज दिस पेन, हाउ मच इज दिस पेन। और दूसरे तरीके से इसको कैसे हम बना सकते हैं, दूसरे तरीके से यहाँ पे कॉस्ट का यूज करके, कॉस्ट का यूज करके, और जब कॉस्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पे दिस पेन क्या है, सिंगुलर है, दिस पेन क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। दिस पेन, एक पेन की बात हो रही है, तो सिंगुलर के साथ हम ये हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करके, यानी सिंपल किसमें बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया जाता है, और साथ में हम कॉस्ट का भी यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या कीमत है, तो यहाँ पे दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं, व्हाट डज, व्हाट डज, व्हाट डज, व्हाट डज दिस पेन, व्हाट डज, व्हाट डज दिस पेन, दिस पेन कॉस्ट, कीमत, इस पेन की क्या कीमत है, इस पेन की क्या कीमत है, व्हाट डज दिस पेन कॉस्ट। ऐसे इसको हम बना सकते हैं। एक तो हाउ मच का यूज करके बना सकते हैं, यह पेन कितने की है, हाउ मच इज दिस पेन, या व्हाट डज दिस पेन कॉस्ट। और कैसे हम इसको बना सकते हैं, हाउ मच का यूज करके, यानी व्हाट के स्थान पर, व्हाट के स्थान पर हम हाउ मच का यूज करके हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा तरीका हो जाएगा, हाउ मच डज, हाउ मच, हाउ मच डज डज द पेन कॉस्ट, दिस है ना, हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट। तो इस कलम की क्या कीमत है, ये तीन तरीके से इसको बनाया जा सकता है, हाउ मच इज दिस पेन, या व्हाट डज दिस पेन कॉस्ट, व्हाट डज दिस पेन कॉस्ट, या व्हाट के स्थान पे हाउ मच का यूज करके बनाएंगे, वो हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट, कॉस्ट। अब उसके बाद से जैसे हमने कहा कि इस कलम की क्या कीमत है, या यह कलम कितने की है, तो अगर मैंने इसको ऐसे बोला कि यह 10 रुपए की है, यह 10 रुपए की है, मैंने इसको बोला कि यह 10 रुपए की है, यह 10 रुपए की है। पेन के विषय में हमने बोला, पेन के विषय में हमने बोला कि यह 10 रुपए की है, यह 10 रुपए की है। तो यह 10 रुपए की है, कैसे हम इसको बनाएंगे, पहले बनाएंगे यह है, यह है। तो पेन की बात हो रही है, तो इट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे यहाँ पे, इट इज, इट इज 10 रुपीज, 10 रुपीज, इट इज 10 रुपीज। या दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर यहीं पे बना देते हैं, इज के स्थान पे हम कॉस्ट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, इज के स्थान पे यहाँ पे कॉस्ट का यूज करेंगे, तो इट कॉस्ट तो हो जाएगा, इट कॉस्ट, कॉस्ट का यूज करेंगे यहाँ पे, इट कॉस्ट 10 रुपीज, 10 रुपीज,
10 रुपीज। तीसरे तरीके से कैसे हम बना सकते हैं, यह 10 रुपए की है, या इस यानी इस पेन की कीमत 10 रुपए है। हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि इस पेन की कीमत 10 रुपए है। इस इस पेन की कीमत 10 रुपए है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम कि द प्राइस ऑफ दिस पेन, द प्राइस ऑफ द प्राइस द प्राइस ऑफ दिस पेन, दिस पेन, इस पेन की कीमत है 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज। इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं। पहला तरीका, इट इज 10 रुपीज, यानी यह 10 रुपए की है, या इट कॉस्ट 10 रुपीज, या द प्राइस ऑफ दिस पेन इज 10 रुपीज। इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे लेते हैं। कुछ और सेंटेंसेस हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। आज चावल का क्या भाव है। आज चावल का क्या भाव है, यानी आज चावल का क्या भाव है, या ऐसे भी बोलते हैं आज चावल का भाव क्या है, आज चावल का भाव क्या है। तो हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मच का यूज हम यहाँ पे करेंगे। आज चावल का क्या भाव है, यानी चावल कितने रुपए किलो है। आज चावल का क्या भाव है, तो हाउ मच इज राइस। हम इसको बनाएंगे हाउ मच इज राइस टुडे। हाउ मच इज राइस टुडे, आज चावल का क्या भाव है। इसको बनाएंगे हाउ मच इज राइस टुडे। आज चावल का क्या भाव है। फिर अगर हमने जैसे आज चावल का क्या भाव है, इसके उत्तर में अगर मैं कहता हूं कि चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो बोलचाल की भाषा में फिर हम चावल की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, चावल की अंग्रेजी, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि आज चावल का क्या भाव है, फिर चावल के विषय में ही कहा जा रहा है कि चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, चावल के विषय में ही कहा जा रहा है। तो यहाँ चावल के स्थान पे हम इट का यूज करेंगे, चावल के स्थान पे इट का यूज करेंगे, यानी यह है 5 रुपए, 5 रुपए में 1 किलोग्राम, 5 रुपए में 1 किलोग्राम, तो इट इज 5 रुपीज 1 किलोग्राम। इट इज इट इज इट इज 5 रुपीज, इट इज 5
रुपीज एक किलोग्राम, एक किलोग्राम। इट इज 5 रुपीज एक किलोग्राम। इट इज 5 रुपीज ए किलोग्राम। चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को यहाँ पे लेते हैं, दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को। दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं, उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है। चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है, या ऐसे भी बोला जा सकता है कि चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है। बिकता है। जैसे प्रश्न किया जाए, प्रश्न किया जाए कि चावल कैसे बिकता है, चावल यहाँ चावल कैसे बिकता है, तो उत्तर में क्या आएगा कि चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है, या चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है। या चावल कै प्रश्न किया जाए कि चावल कैसे मिलता है या चावल कैसे बिकता है, तो उत्तर में आएगा कि चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है, या चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो ऐसे वाक्यों से जो है किसी वस्तु की दर या कीमत का बोध होता है। दर या कीमत का बोध यहाँ पर होता है। और हिंदी से इंग्लिश में इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश में रूल ऑफ ट्रांसलेट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। रूल ऑफ ट्रांसलेट। रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद ऑल प्लस अमाउंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट को रखेंगे, एट प्लस अमाउंट प्लस ए या पर प्लस वेट। वेट को रखेंगे। तो इसको हम बनाते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद से वर्ब को रखेंगे। तो पहले बनाएंगे यहाँ पे चावल मिलता है। मिलता है का मतलब क्या, यानी बिकता है। यहाँ पे हमने लिखा भी है दूसरे तरीके से, चावल 5 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है। मिलता है यानी बिकता है, ठीक है, बिकता है। यहाँ मिलने से मतलब क्या है, मिलने से मतलब क्या है कि बेचा कितने में जाता है, बेचा कितने में जाता है। तो यहाँ पे बिक्री मूल्य से मतलब है, बिक्री मूल्य से मतलब है। तो सेल मीन्स बेचना होता है। तो ये हो जाएगा राइस। सब्जेक्ट राइस है, राइस चावल। और इसको हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसको बनाएंगे। तो चावल बिकता है, सेल
सेल और इसमें एस हम जोड़ देंगे। ये राइस, इसको हम सिंगुलर में लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सिंगुलर में हम लेंगे, सिंगुलर में लेते हैं और सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस ऐड कर देंगे। उसके बाद से ऐट का यूज करेंगे, ऐट, उसके बाद से अमाउंट। अमाउंट क्या है, यहाँ पे अमाउंट 5 रुपीज़ है। अमाउंट क्या है, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, अमाउंट 5 रुपीज़। यहाँ पे हो जाएगा 5, ऐट 5 रुपीज़। अब यहाँ पे या तो ए रखें या तो पर रखें, तो दोनों में से कोई एक हम रख सकते हैं। तो रुपीज़ 1 किलोग्राम या पर किलोग्राम, ए किलोग्राम या ए के स्थान पे पर हम रख सकते हैं, पर किलोग्राम, पर किलोग्राम। इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मैंने 10 रुपए में एक पेन खरीदा। तीसरा दिया हुआ है वह 500 रुपए में एक अंगूठी खरीदी। तो ऐसे सेंटेंसेस को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से हम वर्ब को रखते हैं, वर्ब को, उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। उसके बाद हम अमाउंट से पहले फॉर का यूज करते हैं, फॉर प्लस अमाउंट, प्लस अमाउंट। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद अमाउंट से पहले फॉर का यूज हम करते हैं, यानी फॉर प्लस अमाउंट। तो जैसे मैंने 10 रुपए में एक पेन खरीदा, तो पहले सब्जेक्ट और वर्ब को लेके बनाएंगे। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट है और खरीदा ये क्या है, वर्ब है। खरीदा, यहाँ पे खरीदा ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, खरीदा, खरीदा सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस मैंने खरीदा, सिर्फ मैं अगर मैं इतना बोलूं कि मैंने खरीदा, मैंने खरीदा, तो मैंने खरीदा सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो पहले बनाएंगे मैंने खरीदा, तो आई, पहले दूसरे को बनाते हैं, सब्जेक्ट आई, और सेकेंड फॉर्म बाई मीन्स खरीदना, और सेकेंड फॉर्म बॉट हो जाएगा, आई बॉट, आई बॉट, आई बॉट। और खरीदा तो क्या खरीदा, एक पेन खरीदा, तो एक पेन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ए पेन, आई बॉट ए पेन, ए पेन कितने रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में। तो यहाँ पे में की अंग्रेजी हम फॉर यहाँ पे लगाएंगे, अमाउंट से पहले, यानी 10 रुपया अमाउंट है, ये अमाउंट है, इसके पहले हम फॉर का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो फॉर 10 रुपीज, फॉर 10 रुपीज, I bought a pen for 10 rupees. I bought a pen for 10 rupees. 3 को बनाते हैं हम यहाँ पे, वह 500 रुपए में एक अंगूठी खरीदी, पहले बनाएंगे वह खरीदी, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, वह खरीदी, सिर्फ इतना लेते हैं कि वह खरीदी, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो शी बॉट हो जाएगा, शी बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट हो जाएगा, वह खरीदी, क्या खरीदी, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है यहाँ पे, एक अंगूठी, ए रिंग, शी बॉट ए रिंग।
ए रिंग। कितने रुपए में? 500 रुपए में। 500 रुपए अमाउंट है ये, और अमाउंट से पहले यहाँ पे हम फॉर का यूज हम यहाँ पे करेंगे। फॉर 500 रुपीज, फॉर 500 रुपीज, फॉर 500 रुपीज। चलिए इसके बाद से हम दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं, दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे लेते हैं और उसको देखते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं।